हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज 21 मार्च का पेपर देखते हैं क्या क्या पूछा गया, कौन कौन से पेपर पर कौन कौन से टॉपिक पर आपको आगे फोकस करना है, आज का लेवल क्या रहा, कट ऑफ क्या रहा। चलिए सारी बातों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। सबसे पहले ये दोनों योजना, कुछ योजना ऐसी आई थी जो आपने कभी नहीं पढ़ी हैं, है ना। कुछ योजना आई थी जो आपने पढ़ी हैं पर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आप गलत कर आए होगे, और बाकी जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है वो इसको सही करके आए होगे। प्रधानमंत्री आदिवासी आदर्श ग्राम योजना की बात करें तो 2021 में ये आरंभ हुई 2026 तक के लिए। मैंने ये ग्रामीण विकास की योजनाओं में आपको करवाया है कि ये जो आदिवासी आदर्श ग्राम योजना है ये एससी है, मतलब जो अनुसूचित जाति है उनके लिए आरंभ हुई है, और इसमें 21 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 21 लाख में से 1 लाख रुपए प्रशासनिक खर्चों के लिए दिया जाता है, बाकी 20 लाख जो होता है गाँव के खर्च के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि आदिवासी जो बहुल गांव हैं उनको आदर्श ग्राम बनाना, वहाँ सारी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका सामाजिक आर्थिक विकास बढ़ाना, ये उसका उद्देश्य है और ये केंद्र की योजना है। इसके अलावा एक आई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना, इससे भी कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो 11 अक्टूबर 2014 को आई थी। इसमें जो सांसद होता है गांव को गोद लेता है और फिर उस गांव की काया पलट देता है, मतलब उस गांव को बहुत अच्छा करता है। इस योजना के तहत 2019 तक 3 गांव को लेना था और 2019 से 2022 तक इसमें 5 गांव को लेना है। ठीक है, इस प्रकार से ये टोटल 8 गांव से एक सांसद 8 गांव का विकास कर सकता है। इस प्रकार ये सांसद आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये दोनों ही आपको इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण योजनाओं में आपको ये मिल जाएंगी, अगर जिन्होंने ग्रामीण विभागीय योजना पढ़ी हो अलग अलग विभागों की तो ग्रामीण योजनाओं में मिल जाएगा। जिन्होंने मेरा नोट्स लिया होगा वहाँ पे आपको ग्रामीण विभाग की योजना मिल जाएंगी, वहाँ पे इसकी डिटेल पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि किस प्रकार से इसमें बांटा हुआ रहता है, हिस्सा कैसा रहता है। इसमें 1:1:1:1:2 हिस्सा रहता है। यहाँ पे केंद्र का रहता है, राज्य का रहता है, जिले का रहता है, और ये ग्राम पंचायत का दूसरा हिस्सा होता है। इस प्रकार से भागों में ये बटा भी हुआ होता है। जिसको भी विभागीय योजना अच्छे से करनी हो, हर विभाग की ई बुक डली हुई है 70 या 90 रुपये में। एप्लीकेशन पर जाकर वहाँ पर आपको ये सारी योजना मिल जाएंगी, देख लेना। बाकी जिन्होंने लिया हो पैकेज वो उनको भी विभागीय योजना की थ्योरी में भी ये मिल जाएगा और एमसीक्यू में भी मिल जाएगा। इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि इसमें हर रोज़ इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना भी कर लेना। कितनी लाख की राशि दी जाती, आज पूछ लिया, कल पूछ सकते हैं किस सत्र के लिए है, तो 2021 से 2026 तक के सत्र के लिए है। एक ये भी पूछ सकते हैं कि कितना हिस्सा इसमें पंचायतों को कितना हिस्सा दिया जाता है, तो सारे लोगों को एक एक का हिस्सा दिया जाता है, बस केवल जो आपका ग्राम पंचायत रहता है उसको सेकेंडवा हिस्सा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो खाद्य सुरक्षा के लिए एफएसएसएआई द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। एफएसएसएआई द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं, है ना। जो खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? आमतौर पर इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। आमतौर पर इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है, लेकिन हम इसको 5 साल तक के लिए भी बढ़ा सकते हैं। इसको हम कब तक 5 साल तक के लिए बढ़ा देते हैं? 30 दिन पहले ही हमको रिन्यू करना रहता है। 30 दिन पहले रिन्यू करके इसको बढ़ा सकते हैं। ये एफएसएसएआई की ही वैकेंसी है, आपके पास जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। ये वैसे तो हर साल निकलनी चाहिए लेकिन डिपार्टमेंट ने निकाली नहीं, इसलिए ये 17 साल बाद वैकेंसी आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने भी बीएससी बायोलॉजी केमिस्ट्री से किया हो इसका फॉर्म ज़रूर डालना, क्योंकि ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। डायरेक्ट आप अधिकारी के पोस्ट पर पहुंच जाओगे, है ना। और ये एफएसएसएआई की जो स्थापना हुई थी ये भी पूछ सकते हैं, सितंबर 2008 में एफएसएसएआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, देखो, पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल पूछे जा रहे हैं, उनके उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। तो पहली योजना कब आई, दूसरी योजना कब आई, दूसरा मॉडल कब आया, है ना। इस प्रकार से दूसरा मॉडल, जैसे कि पहला हैरोल्ड डॉमर पे है, दूसरा महालनोबिस पे है, तीसरा सुखमय चक्रवर्ती पर है ना। चौथा गॉडगिल पे है, पांचवा डीसी धर पर है ना। और छठवां और 9वां मॉडल जो है आगत निर्गत मॉडल पर है। 8वीं जो योजना है वो मिलर मॉडल पर आधारित है। 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं ये जो योजनाएं हैं ये योजना आयोग के एक प्रपत्र के अनुसार बनी हुई थी। तो इस प्रकार से ये सारी योजनाओं के मॉडल कर लेना, उद्देश्य कर लेना।
लेना कि पहली योजना का कृषि था, दूसरी का कृषि और उद्योग था, तीसरी का मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, है ना, चौथे का आत्मनिर्भर भारत था, पांचवे का गरीबी हटाओ था। इस प्रकार से आपको नवी योजना का जरूर पूछा जाता है, जैसे कि सामाजिक न्याय है, समाज लोगों में न्याय की स्थापना करना, ऐसा पूछा जाता है। इसके अलावा ये फॉर्मूला मिल्क है ना, फॉर्मूला मिल्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। फॉर्मूला मिल्क के लिए एक अधिनियम भी आया है, एक अधिनियम भी फॉर्मूला मिल्क के लिए आया है, वो भी आपको कर लेना। मैंने एक अभी आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए थे कल या परसों, तब मैंने वो अधिनियम आपको कराया था कि वो अधिनियम क्या होता है, क्यों आया, WHO ने इसको लाया है और हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय भी इसको लेके आया है। तो एक फार्मूला जो मिल्क होता है, फार्मूला मिल्क होता है, वो एक अधिनियम के तहत आता है। उस अधिनियम को हम क्या बोलते हैं कि जिस अधिनियम के तहत WHO ने इसकी स्थापना की, तो उसको हम IMS एक्ट बोलते हैं। IMS एक्ट क्या होता है? IMS एक्ट मतलब होता है कि जैसे कि इन्फेंट की सुरक्षा के लिए एक फार्मूला, ऐसी माताएं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रही हैं किसी कारण से, है ना, उनको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसके लिए बच्चों के लिए फार्मूला मिल्क दिया जाता है। ये पूरी तरह से पोषण से युक्त होता है, इसको दूध में मिलाकर भी दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं IFMS एक्ट बोलते हैं। ये इसका फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स। इसका फुल फॉर्म होता है इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स होता है। और ये जो हमारे भारत सरकार द्वारा जो लाया गया है, भारत सरकार ने इसको मतलब महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको 1992 में लाया गया और 2003 में इसका संशोधन किया गया। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लो एक बारी। देखो फॉर्मूला मिल्क क्या बोलता है, एक शिशु आहार या मिल्क पाउडर भी हम इसको बोलते हैं। ऐसा दूध होता है तो स्तनपान के विकल्प के रूप में दिया जाता है। ऐसी माताएं जो नहीं पिला पाती हैं बच्चे को दूध, वो फॉर्मूला मिल्क का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक विशेष प्रकार का दूध पाउडर होता है, इस शिशुओं के लिए बनाया जाता है। इसमें वे सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो स्तनपान को से बच्चे को मिलते हैं। कब इस्तेमाल किया जाता है? तब इस्तेमाल किया जाता है जब माँ किसी कारण से बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती है, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई, काम हो गया या अन्य कोई कारण हो गया। कैसे बनाया जाता है? फॉर्मूला मिल्क को विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जैसे कि गाय के दूध द्वारा, सोया द्वारा, चावल द्वारा, जैसे प्रोटीन के स्रोत, विटामिन, खनिज और वसा, इनके द्वारा इसको बनाया जाता है। कैसे इस्तेमाल, ये सब पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। कैसे इस्तेमाल करें फॉर्मूला मिल्क को? ठंडे उबले पानी में मिलाकर बोतल में भरकर शिशु को ये दिया जा सकता है। फॉर्मूला मिल्क को डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए और 6 महीने के बाद पूरक आहार के रूप में दे सकते हैं। देखो सबसे पहले भारत में शिशु आहार के लिए विज्ञापन, प्रचार और नियंत्रण के लिए इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट प्रोडक्शन सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं IMS अधिनियम, 1973 में आ गया था, लेकिन इसको पूरक तरह से लाया गया 1992 में। ठीक है, इसके अलावा WHO ने भी इस फार्मूले पे प्रमुख निगरानी रखने के लिए जो IFMS एक्ट को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्रालय ने भी इसको बढ़ावा दिया है। इसकी पैकेजिंग पर भी ध्यान दिया है कि ज़्यादा पैकेजिंग पर मतलब ज़्यादा प्रमोशन नहीं करना है पैकेजिंग पर, है ना। तो ये IMS एक्ट को ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल और शिशु खाद्य अधिनियम। और इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं? हाँ, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिशु आहार, दूध की बोतलें और शिशु के खाद्य किसी भी प्रकार के प्रचार पर प्रतिबंध, ये कानून है। मतलब ये जो IMS एक्ट आया है, ये आया है कि जो बच्चों के लिए एक विशेष तौर पर एक डिज़ाइन किए गए जो दूध के जो प्रचार किया जाता है, ज़बरदस्ती का, बिना कोई वैलिड सॉल्यूशन के या बिना कोई वैलिडिटी के कोई भी प्रचार नहीं कर सकता इस एक्ट के तहत। ये माता का विकल्प है, माता के दूध का विकल्प है, नहीं तो क्या होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कानून महिला बाल विकास मंत्रालय ने बनाया था। कब बनाया? 1992 में बनाया था और भारत की संसद ने इसको पारित किया गया। जो भारत की पोषण नीति है, BPNI, जो भारत की पोषण नीति है, 1995 से इस पर निगरानी रख रही है। WHO ने 1981 में अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान दूध वितरण विकल्प संहिता के आधार पर बनाया था। WHO ने कब बनाया? 1981 में बनाया। और महिला बाल विकास मंत्रालय ने कब बनाया? 1992 में बनाया और 2003 में इसमें संशोधन किया गया। दोनों ही तीनों फैक्ट याद रखना।
अगला है आयोडीन। देखो आयोडीन की कमी से आप जानते ही हो बोनापन आ जाता है, सबसे विकास रुक जाता है, बोनापन आ जाता है, घेंगा रोग हो जाता है, क्रेटेनिज्म रोग हो जाता है, गोइटर जिसको हम घेंगा बोलते हैं वो हो जाता है ना। बामनता आ जाती है, जड़ बामनता जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्रेटेनिज्म को, है ना। हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें आयोडीन की कमी से होती है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, सबसे मेन चीज़ आयरन की कमी से, ठीक है। इसके अलावा दहेज अधिनियम में सज़ा पूछी थी, दहेज अधिनियम में सज़ा कितनी दी जाती है। विटामिन B5 की कमी से रोग पूछे थे, तो विटामिन B5 की कमी से, अगर विटामिन B5 की कमी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा थकान होती है व्यक्ति को, है ना। बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती है, तो अनिद्रा होती है, अवसाद होता है, चिड़चिड़ापन होता है, पेट में जलन पड़ती है। सबसे मेन चीज़ इसका जो होता है ना, पैरों में जलन, फुट सिंड्रोम इसको हम बोल सकते हैं। पैरों में जलन जो होती है ना, वो इसी के कारण होती है। विटामिन बी, आपसे पूछ सकते हैं कि पैरों में जलन किस विटामिन की कमी से होती है, B5 की कमी से होती है। पेंटाथोनिक अम्ल हम इसको बोलते हैं। इसी के कारण पेट में एसिड भी बनते हैं, तो पेट में दर्द भी विटामिन B5 की कमी से होता है ना। और ये पानी में घुलनशील विटामिन होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को ऊर्जा में बदलता है। जितने भी बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये सारे ही जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनके द्वारा हमको पोषण प्रदान करते हैं। अगला है HIV की पहली पहचान। HIV की पहली पहचान क्या होती है, गले में बहुत ज़्यादा खराश होती है। HIV की पहली पहचान में क्या होता है, गले में बहुत ज़्यादा खराश होती है, और ऐसा लगता है कि अब मतलब कुछ ना निगल पाता है व्यक्ति, और ना उसको कुछ हो, बुखार सा चढ़ा रहता है। ये सारे उसके पहले लगातार खांसी टाइप से बनी हुई होती है ये HIV के, और इसके में फ्लू जैसा भी महसूस हो सकता है। संक्रमित होने में उसको 2 से 4 सप्ताह लग सकते हैं। ठंड लगती है, मांसपेशियों में दर्द होता है। मेन चीज़ होती है गले में खराश। HIV के पहले लक्षण में मेन चीज़ क्या होती है, मेन चीज़ गले में खराश होती है। इसके अलावा सामान्य से ज़्यादा बार टॉयलेट आती है ना, और जो धुंधली सी टॉयलेट होती है, इस प्रकार से पीठ या पेट में कमर दर्द होता है। उसके अलावा CD4 जो कोशिकाएं होती हैं उनकी संख्या कम हो जाती हैं। जो भी ऑप्शन में आ जाए वो लगा दीजिएगा। पोस्ट टर्म डिलीवरी पूछा गया था, तो डिलीवरी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है टर्म पे, एक होती है प्री टर्म पे, और एक होती है पोस्ट टर्म पे। टर्म मतलब अगर 40 सप्ताह में ही डिलीवरी हो रही है तो उसको टर्म डिलीवरी बोलते हैं। प्री टर्म डिलीवरी अगर 37 सप्ताह में डिलीवरी हो रही है, और पोस्ट टर्म डिलीवरी अगर 42 सप्ताह या उसके बाद डिलीवरी हो रही है तो उसको हम पोस्ट टर्म डिलीवरी बोलते हैं। निमोनिया लोगों के लक्षण पूछे थे, तो सर्दी, खांसी, फ्लू वही होता है। वैक्सीन दी जाती है इसमें, न्यूमोकोकल वैक्सीन। नेतृत्व से क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ईजी, जो आपसे बन जाएंगे। लो रिस्क प्रेग्नेंट को अपना वजन कब चेक कराना चाहिए, और जब भी वो प्रसव के लिए जांच के लिए जाए, जब भी वो उसको 4 जांच दी जाती है करने के लिए प्रसव पूर्व, तो 4 जांचों के लिए जाए तभी उसको कर, क्योंकि उसको लो रिस्क प्रेग्नेंट है। जबकि अगर महिला रिस्क पर है तो उसका हर महीने, हर वीक भी वेट करना रहता है, ठीक है। अगला है मल्टी क्लाउड डिवाइस क्या होती है। मल्टी क्लाउड डिवाइस क्या होती है, मल्टी क्लाउड डिवाइस को हम क्या बोलते हैं। मल्टी जो मतलब मल्टी से समझ में आ रहा होगा कि एक क्लाउड मतलब एक चीज़ का, एक डाटा का अलग अलग संगठनों द्वारा प्रयोग करना, उसको हम मल्टी क्लाउड डिवाइस कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का ही ये रूप होता है। अपने डाटा, कोई भी संगठन अपने डाटा को अलग अलग क्लाउड प्रदाताओं पर स्टोर कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्लाउड सेवा चुन सकते हैं ना। मल्टी क्लाउड सेटअप में संगठन अपने डेटा को ज़्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से स्टोर कर सकते हैं, है ना, और अपने उस क्लाउड जो डाटा होता है उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हाँ मल्टी क्लाउड डिवाइस में आता है। हाई BP में किसका स्तर कम करोगे, सोडियम का स्तर हमेशा कम करना चाहिए। सोडियम क्या होता है, BP को राइज करता है। कभी भी जिसका BP कम होता है ना, तो उसको BP नमक सोडियम खाने की सलाह दी जाती है। और जिसका BP हाई होता है उसको सोडियम कम करने की सलाह दी जाती है। स्तनों में परिवर्तन का कारण क्या है, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा हार्मोन। तो सबसे पहले इसका मेन कारण होता है हार्मोनल बदलाव। हार्मोनल बदलाव जो होता है स्तनों में परिवर्तन के कारण होता है। वजन में वृद्धि हो रही है, रजोनिवृत्ति हुई है, मतलब महिला का पीरियड्स जो है वो खत्म होने वाले हों, तो उस स्थिति में स्तनों में परिवर्तन होता है ना। और प्रोजेस्टेरॉन हुआ, एस्ट्रोजन हुआ, वो दोनों ही इसके लिए हार्मोन इसके लिए काम आते हैं। तो मेन चीज़ जो स्तनों में परिवर्तन का कारण होता है वो क्या होता है, हार्मोनल बदलाव। ये अगर किसी को कोई बीमारी वगैरह हो गई,
है ना, या कोई और समस्या हो गई उसके कारण भी स्तनों में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको याद रखना है मेन क्या होता है, हार्मोनल बदलाव स्तनों में परिवर्तन का मेन कारण होता है। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या होता है, मासिक धर्म के पहले मासिक धर्म से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर अगर बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर अगर बढ़ जाता है ना, तो भी ये इसमें स्तनों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है गर्भावस्था में और मासिक धर्म चक्र में एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, तो स्तनों में परिवर्तन होता है। अब अगला है रजोनिवृत्ति में दर्द की पहल। रजोनुवृत्ति मतलब क्या बोलते हैं, रजोनुवृत्ति मतलब होता है कि किसी भी कोई भी ऐसी महिला जो 50 के समथिंग पहुंच गई हो और 50 के समथिंग पहुंचने में उसके पीरियड्स जो हैं वो आने बंद हो गए हो, तो क्या उसमें जब बंद होते हैं तो क्या उसमें दर्द होता है। तो हाँ, रजोनुवृत्ति में क्या होता है, पेट और पेल्विक क्षेत्र में दर्द होता है। कारण कई हो सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन में कमी आ जाती है। ये पूछ सकते हैं कारण क्या हो सकता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन में कमी आ जाती है जिसके कारण ये हो जाता है। ठीक है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी हो सकती। नीति आयोग, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, नीति आयोग का इसे याद रखना, नीति आयोग से याद रखना कि नीति आयोग को मैं अभी अगला वीडियो जो लेके आ रही हूँ, मैंने नीति आयोग के करीब 50 MCQ बनाए हैं। नीति आयोग के बहुत सारे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो नीति आयोग के मैं 50 क्वेश्चन अभी 1 या 2 घंटों में अपलोड कर दूंगी, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। जिनका कल परसों में एग्ज़ाम है तैयार कर लेना। ठीक है, अनाथों के लिए सरकार के कर्तव्य क्या थे, उनको प्रॉपर आश्रय प्रदान करना, पोषण प्रदान करना, अगर उनकी 16 से ज़्यादा उम्र है तो उनको कुछ प्रशिक्षण प्रदान करके उनको रोजगार प्रदान करना, कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको शिक्षा में दिलवाना, ये सरकार का कर्तव्य होता है। ट्रेकिया क्या कार्य करता है, देखो ट्रेकिया एक दिन बुल फॉर्म का पूछा था, एक ट्रेकिया का पूछा है। ट्रेकिया क्या काम करता है, तो ट्रेकिया क्या करता है, हवा का ट्रेकिया को हम श्वसन नली भी बोलते हैं। सबसे पहले याद रखना ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया एक श्वसन नली भी होता है और ये गले में स्थित जो हमारे जो स्वर यंत्र होते हैं उनको फेफड़ों से जोड़ती है और ये मुंह से हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। मुंह से हवा को कहाँ तक पहुंचाती है, फेफड़ों तक पहुंचाती है। गल घोंटू का प्रभाव क्या रहेगा, गले में एक म्यूकस झिल्ली सी हो जाती है, त्वचा पर चत्ते पड़ जाते हैं। गल घोंटू मतलब डिप्थीरिया, है ना। इसके अलावा लक्ष्य योजना क्या है, ये मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए आई गई है। मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लाई गई है, प्रसूताओं को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों में पाए जाते हैं। निमोनिया होता है तो क्या करना चाहिए, गर्म कपड़े पहनना चाहिए, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल दवा लेनी चाहिए चेक करा के कि किस प्रकार का निमोनिया, क्योंकि निमोनिया वायरल द्वारा भी होता है और बैक्टीरिया द्वारा भी होता है। आज वैक्सीन का मार्ग पूछ लिया था, IPV में वैक्सीन का जो ID मोड द्वारा दी जाती है। कल और किसी वैक्सीन का भी मार्ग पूछ सकते हैं, तो सारी वैक्सीन का मार्ग आपको याद रखना है। जैसे DPT का पूछ सकते हैं तो DPT का आपको याद रखना। IM हेपेटाइटिस का पूछ सकते हैं, इसमें भी IM मोड पर दिया जाता है ना। OPV का पूछ सकते हैं तो ओरल दिया जाता है। रोटा वायरस का पूछ सकते हैं, रोटा वायरस भी ओरल दिया जाता है। खसरे का पूछ सकते हैं MMR का, तो वो सबक्यूटेनियस मोड द्वारा दिया जाता है। ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। प्रोटीन का काम क्या होता है, शरीर की कोशिकाओं को बिल्ड करना इसका काम होता है। खसरा किसको प्रभावित करता है, खसरा किस अंग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क लीवर को प्रभावित करता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो ये फेफड़े और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करता है, दोनों को ही प्रभावित करता है। सबसे पहले इसमें त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। फेफड़े, क्योंकि खसरे से निमोनिया हो जाता है इसलिए, तो सबसे पहले ये प्रभावित करता है फेफड़े को, मतलब श्वसन तंत्र को, और उसके बाद प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, है ना। ये दोनों ही आपको याद रखना है। गर्भावस्था में वजन की, जब अभी मैंने करा था बाल श्रम अधिनियम के, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, कर लेना क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टीकाकरण क्यों प्रदान किया जाता है, इसका एक ऑप्शन था कि बड़े क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में महामारी को कम करने के लिए, तो कि शरीर की इसका अगर ऑप्शन में अगर ये आता कि प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में किया जाता है, तो यही इसका आंसर होगा। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में टीकाकरण किया जाता है। ICDS के 2-3 प्रश्न आए थे, बच्चियां बता नहीं पाई हैं, जितने बता पाई वो जो बता पाई हैं वही मैंने लिखा है। कुछ लड़कियां तो अच्छी होती हैं, बता देती हैं, कुछ लड़कियां नहीं बताती, कुछ तो इतनी अच्छी होती हैं वो पूरा
क्वेश्चन ही पेपर लिख के दे देती है मैम, ये उनको जितना याद होता है। कुछ तो पर कुछ जो होती है ना वो बताती ही नहीं है, तो जो बता देती हैं उनका ही उन लोग की ही मतलब थैंकफुल रहना चाहिए आप लोगों को कि जो लोग बता देती हैं इतने अच्छे से क्वेश्चन, है ना। तो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जाता है, बच्चों के जीवन और भविष्य में से रक्षा कर। आज का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, ये भी आपको याद रखना है। आज का पेपर थोड़ा सा टफ आया था, थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ गया है। मॉर्निंग वाला भी कठिन था थोड़ा सा, और अगर अभी भी जिनके जिनके अभी अगर मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जैसे कि 150 मार्क्स हैं, 160 मार्क्स हैं, तुम लोग ये मत सोचो कि नहीं होगा, अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन डिलीट होंगे, मैं बार बार बोलती हूँ। तो अभी कोई भी सी चीज़ ये सोच के मत बैठो कि नहीं होगा। अगर 130 140 नंबर भी हैं तो भी ये आपके लिए अच्छी है बात, कि कुछ भी हो सकता है अभी। इसके अलावा अगर पढ़ाई करी है तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। कोई भी एग्ज़ाम आप ज़रूर दो, क्योंकि आपने जितना सुपरवाइज़र में मेहनत की है उतना आप अगर किसी दूसरे एग्ज़ाम में मेहनत करोगे तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट ज़रूर हो जाओगे, इसलिए वो ज़रूर करो, ठीक है। ये प्रसव पूर्व जांच अधिनियम वाले अधिनियम को अच्छे से पढ़ लेना, मैं कल इसको वीडियो बना दूँगी। आज ये पूछा गया है तो कल ये पूछा जाएगा। सुबह मैंने मातृत्व लाभ अधिनियम, MTP एक्ट, ये सारे अधिनियम वाले, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, ये सारे मैंने बताए हैं, पॉस एक्ट वाले। ये प्रसव पूर्व जांच अधिनियम 1994 में आया था। ये बोलता है, इस अधिनियम का उद्देश्य था कि ना ही गर्भधारण से पहले और ना ही प्रसव पूर्व लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो 3 से 5 साल तक की सज़ा। अगर ऐसा कोई करता है कि लिंग चेक कराता है कि लड़का है या लड़की है, तो उसको 3 से 5 साल तक की सज़ा और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना इसमें लगता है। अनैतिक व्यापार जो एक्ट होता है, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट हम बोलते हैं, महिला का तस्करी अगर कोई करता है तो ये अधिनियम भी आपको अच्छे से कर लेना है। अनैतिक व्यापार अधिनियम ये महिला की तस्करी से संबंधित होता है। 1956 में ये सबसे पहले आया था, 1956 में आया था। महिला और बालिकाओं के अनैतिक व्यापार को ये रोकता है, और ये न्यूयॉर्क के कन्वेंशन से संबंधित है। इस अधिनियम के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को खरीदना, प्रेरित करना दंडनीय अपराध होता है, और इसके लिए सजा भी दी जाती है। तो अनैतिक व्यापार अधिनियम अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ये दोनों अधिनियम पढ़ लेना। जिन्होंने अधिनियम की ई बुक ली है मेरी, वो इन दोनों अधिनियम को वहाँ उसके जितने MCQ पढ़ लो, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और जिन्होंने हमारा हम जीतेंगे बैच लिया, उसमें थ्योरी पढ़ी है, वो थ्योरी पढ़ लो दोनों की जल्दी फटाफट, तो इससे इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, कानूनी रूप से गर्भपात कौन कर सकता है? जो पंजीकृत संस्थान होंगे वो कानूनी रूप से गर्भपात कर सकते हैं। कार्यकर्ता बच्चों को हाथ कैसे साफ कराएं, तो बच्चों को उसकी स्वच्छता की जानकारी दें, खुद वॉश करके बताएं कि कम से कम 2 मिनट तक हाथ को वॉश करो। ऐसे काम कार्यकर्ता को महिला जो है सलाह दे जा सकती है। अगला है फ्रेंड्स, आप में से कोई भी अगर मध्य प्रदेश आबकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो हमारा ये रजिस्ट्रेशन आरंभ हो चुके हैं। शुरू के 50 लोगों को 499 का चार्ज है। इसमें हम मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे। इसमें हम पूरी विज्ञान आपको कवर करवाएंगे बहुत ईजी लैंग्वेज में। MP GK कवर कराएंगे, भारत का GK, पुराने पेपर और करंट अफेयर्स, और सामान्य ज्ञान की ट्रिक द्वारा कवर कराएंगे। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप, वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर के भी रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गए हैं। आरंभ के जो 100 स्टूडेंट हैं उनको 1999 है, उसके बाद चार्ज 4,999 हो जाएगा। डाउनलोड करना है GK विद आकांक्षा शर्मा ऐप। इस यहाँ पर हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, संपूर्ण सिलेबस पार्ट ए और भी कवर रहेगा, टेस्ट रहेंगे, टॉपिक वाइज MCQ रहेंगे। ये सारा कुछ आपको एक जगह पर मिल रहा है, और टॉपिक इतने कठिन हैं FSO के कि उसको हम पूरा ट्रिक द्वारा याद करवाने वाले हैं। जिन लोगों ने भी BSc बायोलॉजी से किया जहाँ फाइनल मार्कशीट में केमिस्ट्री है, BSc मैथमेटिक्स से किया है जहाँ फाइनल मार्कशीट में केमिस्ट्री है, वो इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा आप PSC का भी, अगर आपने PSC दे रहे हैं तो आप हमारा ये PSC का ट्रिकी बैच भी ले सकते हैं। PSC की रजिस्ट्रेशन भी आज से आरंभ हो चुके हैं। PSC प्री अभी से करोगे, दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम है BPSC प्रीलिम्स 2026 का, अभी से तैयारी करो। बहुत शानदार तैयारी मैं कराने वाली हूँ, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, ट्रिक के साथ पढ़ाने वाली हूँ, तो सारे लोग इसको दो। इसके साथ आपको टेस्ट भी मिलेगा, प्लस इसके साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्लस आपको MCQ भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। और वीकली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होगा। आरंभ के 100 स्टूडेंट को 1999 है, उसके बाद इसका चार्ज 4,999 हो जाएगा।
हस्तलिखित थ्योरी नोट्स है, टॉपिक वाइज वीडियो है, टॉपिक डिटेल में कवर है, कठिन टॉपिक ट्रिक्स याद है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू है, टेस्ट सीरीज है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग वाला है। डिप्थीरिया संक्रमण में किससे बचना चाहिए, छूने से या वायु से? अब देखो आपको पता है कि डिप्थीरिया से कैसे, डिप्थीरिया तो जो होता है वायु के माध्यम से फैल जाता है, तो सबसे पहले तो इसको वायु से ही बचना चाहिए क्योंकि ये वायु द्वारा फैलने वाला संक्रमण। आपसे पूछेंगे डिप्थीरिया जो होता है वो किस माध्यम से फैलता है, डिप्थीरिया रोग किस माध्यम से फैलता है? आपसे पूछें कि जो डिप्थीरिया रोग होता है वो किस माध्यम से फैलता है, तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने से, छींकने से, उसकी निकलने वाली बूंदों से ये फैल जाता है, मतलब बूंद बूंद द्वारा ये फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसके कपड़ों से सीधे संपर्क में आने से, है ना, इन सब के द्वारा फैल जाता है ये। तो अब आपसे अगर ये पूछे कि वायु द्वारा, तो ये वायु द्वारा भी फैलता है और ये छूने से भी फैलता है। सबसे मेन चीज़ जो आ जाएगी वो वायु द्वारा हो जाएगी। वायु द्वारा ये बूंद बूंद संक्रमण के माध्यम से फैल जाता है, गले में खराश बुखार इसके कारण हो जाता है। अगला है कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी से बोनापन और हड्डी लचीली। आपसे पूछेंगे इनमें से क्या हो जाता है, तो कैल्शियम की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाती है, इसको हम ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स बोलते हैं। फ्रेंड्स सारे लोग प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। जीके विद आकांक्षा नहीं करना है, जीके विद आकांक्षा शर्मा करना है। इसकी पीडीएफ वहीं डाल दूंगी तो कर लेना। आज के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आज का कट ऑफ मैंने बताया है 150 से 160, यही समथिंग एवरेज है। तो यही जो एवरेज होता है वही कट ऑफ होता है, ठीक है। तो यही रहेगा क्योंकि अभी तो क्वेश्चन डिलीट वगैरह होंगे, ये सारी सुविधाएं इसमें दी जाएंगी, तो इसलिए याद रखिएगा। इसके अलावा एक संक्रमण पूछा गया था, एंडोकर्मिया आँखों का संक्रमण क्या होता है? देखो एंडो से ही समझ में आ रहा है कि आँखों के अंदर होने वाला संक्रमण। जब बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी आँखों के अंदर संक्रमित हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोफिथाइलमिस या एंडोक्राइन संक्रमण बोलते हैं। इसमें बैक्टीरिया मेन होता है। इसमें मेन किसके कारण होता है, जो एंडोकर्मिया संक्रमण होता है ये फिथाइलमाइटिस रोग होता है, और ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर आप सुपरवाइज़र बन गए और आपने अपने कार्यकर्ता को कार्य सौंपा और उनमें मतभेद हो गया तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले शांति से बातचीत करोगे, बातचीत करोगे, उनके आपके और उनके बीच को रिश्ते को मजबूत करोगे, है ना। अपने उनसे पूछें कि क्या समस्या हो रही है ना, उन्हें क्यों समस्या हो रही, क्यों उन्हें मतभेद हो रहा है। और जो दो लोगों के जिन दो कर्मचारियों के बीच मतभेद है उनसे आपस में बातचीत कर मजबूत एक संचार कौशल स्थापित करें, एक मजबूत संचार कौशल बनाएं। ये सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों को उचित मानदेय दिया जा रहा है या नहीं, उचित काम दिया जा रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें याद करना चाहिए। वैक्सीन यदि रूम टेम्परेचर पर रखी हो तो उसे कितने समय बाद चेक करना चाहिए? ये इस तरह की वैक्सीन को कितने बार चेक करते रहना चाहिए। तो जैसा भी हो कि हर 15 मिनट के वेट पर इसका इंतज़ार करना चाहिए। जो भी ऑप्शन हो, ऑप्शन नहीं बताया है वैसे हर 15 मिनट में इसको चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था आज का क्वेश्चन। आशा है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला नीति आयोग का लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।